एक कहावत है कि प्रशासन का हाथ बहुत लंबा होता है। और ये सिर्फ कहावत नहीं है, बिल्कुल सही भी है। अपराधी चाहे जितना शातिर तरीके से अपने काम का अंजाम दे, अगर पुलिस अपनी औकात पे उतर जाए तो फिर एक गरे मुर्दे भी खोद निकाल लेगी। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक अपराधी जो अपने काम के अंजाम देने के बाद पुलिस के आंखों में धूल झोंक करके बहुत इत्मीनान से अपने जीवन को जी रहा था। धीरे धीरे लगभग 23 सालों का समय गुजर जाता है, पर आखिरकार 23 सालों बाद पुलिस एक दिन अपराधी तक पहुंच ही जाती है। और 23 सालों बाद जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को पता चलता है, तो इसको सुन करके हर किसी के चेहरे पे मुस्कान की एक लहर दौड़ जाती है कि वाकई में दोस्त, जो आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये आपको हैरान और परेशान जरूर कर देगी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है मथुरा, और इसी मथुरा का एक थाना पड़ता है बरसाना। बरसाना थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है नंदगांव, और इसी नंदगांव में एक आश्रम है जिसका नाम है कुंज कुटी। बात मैं कर रहा हूं 25 जुलाई 2023 के दोपहर के वक्त। कुंज कुटी आश्रम के सामने एक साधु की टोली पहुंचता है, जिसमें टोटल 3 लोग थे। यह तीनों जब कुंज कुटी आश्रम में पहुंचते हैं, गेट पे बैठे बाबा से कह रहे हैं कि बाबा, हम काशी विश्वनाथ मंदिर से आए हैं और यहां से हम कुछ दिन ठहरना चाहते हैं। गेट पे बैठा साधु इन तीनों से इनका नाम पूछता है, जिनमें से एक का नाम है हरिहरनाथ, दूसरे का नाम है कालीनाथ और तीसरे बंदे का नाम है महेंद्रनाथ, यानी तीनों नाथ। गेट पे बैठा हुआ साधु इन तीनों के अंदर ही नहीं ले जाते हो साधु, बल्कि बेहतर तरीके से देखभाल भी वो साधु करते हैं। 3 से 4 दिन का जब समय बीतता है, इन तीनों को आश्रम के अंदर जितने भी साधु संत थे, सबसे अच्छा खासा जान पहचान हो जाती है, बातचीत हो जाती है। लेकिन उसी आश्रम के अंदर एक और साधु बैठा हुआ था जिसका नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ जिसकी उम्र है लगभग 50 वर्ष के आसपास। दरअसल वो दिन भर धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करते थे और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। यह तीनों भोलेनाथ के पास जाता है और जाकर के उससे बातचीत करने का प्रयास करता है। कहते हैं, बाबा, हम आए हुए 3 दिन हो गए, जब से हम लोग आए हैं तब से आपको देख रहे हैं, आप दिन भर ग्रंथ ही पढ़ते हैं, किसी से कोई बातचीत ही नहीं करते। सब कुछ खैरियत तो है ना? आपका घर परिवार सब तो बेहतर है ना? ठीक है ना? अच्छा है ना? जब ऐसे कई सारे सवाल करते हैं तीनों मिलकर के भोलेनाथ से, तो तीनों को देखते हुए भोलेनाथ एक बार मुस्कुराता है और कहता है, इन तीनों को बैठाता है और फिर इन तीनों से अपनी पहचान के बताता है। भोलेनाथ कहता है कि मेरा नाम पदम चरण है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। पर भोलेनाथ जैसे अपनी पहचान बताता है, इन तीनों साधुओं में से हरिहरनाथ अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और भोलेनाथ के ऊपर तान देता है और कहता है कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार की बात जैसा ही आता है, भोलेनाथ इन तीनों से पूछताछ करता है कि तुम लोग हो कौन? इस पे हरिहरनाथ कहता है कि मैं सूरत शहर के क्राइम ब्रांच से एएसआई सहदेव हूं और ये दोनों मेरे सहयोगी हैं, जिसमें से दूसरे का नाम है जनार्दन और तीसरे का नाम है अशोक जो हेड कांस्टेबल। जब ये तीनों भोलेनाथ के ऊपर में रिवॉल्वर तानते हैं, पिस्टल तानते हैं, तो वहां पे आश्रम में जितने भी साधु संत थे, जब ये नजारा देखते हैं, पूरे आश्रम में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सारे साधु संत इन तीनों से भोलेनाथ के बारे में पूछताछ करते हैं कि आखिरकार भोलेनाथ ने क्या किया है। इस पे एएसआई सहदेव बताते हैं कि दरअसल इसका नाम भोलेनाथ नहीं है, बल्कि इसका नाम पदम चरण है। दरअसल आज से ठीक 23 वर्ष पहले साल 2001 में सूरत शहर में इसने एक व्यक्ति की हत्या किया था और तब से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जैसे हत्या के बाद वहां के साधु संत सुनते हैं, कोई भी साधु संत भोलेनाथ का बचाव करने नहीं आते हैं। एएसआई सहदेव अपने टीम के साथ पदम को अपने कस्टडी में लेकर के सूरत शहर के अपने थाने में पहुंच जाते हैं और फिर अपने थाने में लाकर के पदम से उस व्यक्ति की हत्या के बारे में जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। तो पुलिस जब उस पदम से उस व्यक्ति की हत्या के बारे में पूछते हैं, तो पदम किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है। पर पदम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई इससे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर किसी को
जो पदम जो है जिला श्री रामनगर के रहने वाला है। पदम के घर में उसके माता पिता के अलावा उसके भाई बहन भी रहते थे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत जो होती है उस साल 2001 की है। पदम के पिता बहुत गरीब परिवार रहते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की पूरे परवरिश करते हैं, भरण पोषण करते हैं। लेकिन पदम जैसे ही जवानी के दहलीज पे वो कदम रखता है ना, वो अपने घर की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है और फिर एक नौकरी की तलाश में सूरत शहर में पहुंच जाता है। पदम जब सूरत शहर में पहुंचता है, पदम पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे एक बेहतर नौकरी नहीं मिल पाती। इसीलिए पदम गांधी चौराहे पर भजिया का एक ठेला लगाता है। पदम जब भजिए का ठेला लगाता है, इस ठेले से अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है और फिर से शांतिनगर सोसाइटी में एक किराए का कमरा ले लेता है। वहीं पर रह करके अपना ठेला चलाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, पदम जो भी पैसा कमाता है अपने खर्च के लिए रख लेता है और बाकी सारे पैसे अपने घर पे भेज देता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन पदम की मुलाकात रजनी से होती है। रजनी जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। दरअसल रजनी भी पदम के ही सोसाइटी के रहने वाली होती है। पदम जब पहली बार रजनी को देखता है तो रजनी की खूबसूरती देख पहली नजर में वो अपना दिल दे बैठता है। रजनी से प्यार हो जाता है उसे। और उसके बाद से जब भी पदम घर आता था, अक्सर वो उसको मुलाकात रास्ते में रजनी से मुलाकात हो जाती है। जब भी उसे देखता है उसके तरफ अजीब निगाहों से वो देखता है। इस तरह की निगाहें देख करके रजनी को भी समझने में बिल्कुल देर नहीं लगता कि कदम उसे चाहने लगा है। कदम एक दिन मौका मिला करके अपने दिल की बात रजनी से कह ही देता है। पदम जैसे अपने प्यार का इजहार रजनी से करता है, रजनी भी पदम के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और पदम और रजनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि पदम और रजनी के ऊपर ढेरों सारा पैसा भी खर्च करने लगता है। जैसे ही दोनों के प्यार का परवान चढ़ता है, पदम रजनी से शादी करने का सोचता है और रजनी से कहता है एक दिन कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी का प्रपोजल जैसे रजनी के सामने रखता है पदम, वैसे ही पदम से शादी करने के लिए रजनी भी तैयार हो जाती है। उसके बाद से अपने शादी की तैयारी ही नहीं वो दोनों करते, बल्कि पैसा भी इकट्ठा करने लगते हैं। और जैसे कुछ दिन का और समय बीतता है, पदम जब एक दिन मार्केट में जाता है तो उसी मार्केट में रजनी को देख लेता है। दरअसल रजनी एक लड़के के हाथ में हाथ मिला करके मार्केट में घूम रही थी। पदम जैसे इस तरह की नजारा देखता है, पदम को अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। पदम गुस्से में एकदम से आग बबूला उसी जगह हो उठता है। पदम वहां पे तो रजनी को कुछ नहीं कह पाता, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है, पदम रजनी से मुलाकात करने के बाद उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है। तो रजनी कहती है कि उस लड़के का नाम विजय सचीदार है। दरअसल मैं विजय से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। रजनी जैसे इस तरह की बातें पदम से कहती है तो पदम कहता है कि तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया है, तुम विजय से कैसे शादी कर सकती हो? मैं शादी की तैयारी भी कर रहा हूं। लेकिन रजनी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छा नौकरी भी नहीं है और तुम ठेले चलाते हो। विजय के पास एक बेहतर नौकरी है। पदम रजनी से कहता है कि मैं ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो पाओगी तो इस दुनिया में किसी और को नहीं होने दूंगा। तो ये इस तरह की धमकी जो पदम रजनी को देता है, तो रजनी भी उसके धमकी को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि तुमको जो करना है तुम कर लेना, लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और विजय से, तुमसे बिल्कुल नहीं करूंगी। तो रजनी जब अपने पूरे फाइनल फैसला सुनाती है तो पदम शाम के वक्त घर पे तो आ जाता है, लेकिन पूरी रात उसे नींद ही नहीं आती। पदम को यह पूरा यकीन हो जाता है कि रजनी अब उसे शादी नहीं करेगी। इसलिए पदम अब रजनी से बदला लेने के लिए ठान लेता है, लेकिन रजनी को नुकसान ही भी नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि पदम रजनी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था। पदम को लगता है कि विजय की वजह से रजनी उससे शादी नहीं कर रही है। अगर विजय ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो रजनी जरूर इससे शादी कर लेगी। इसीलिए अब ये पदम विजय को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। 3 सितंबर 2001 को पदम विजय से मुलाकात करता है और उसके बातचीत करने के लिए उदना थाना क्षेत्र के खाड़ी में लेकर के जाता है। विजय को जब वहां पर लेकर के जाता है तो पदम विजय से कहता है कि मैं तुमसे पहले रजनी से प्यार करता हूं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। दरअसल तुम्हारी वजह से रजनी मुझसे शादी नहीं कर रही है। अगर तुम रजनी को छोड़ दोगे तो शायद रजनी मुझसे शादी कर लेगी।
लेकिन रजनी को छोड़ने की बात जब कहता है तो विजय रजनी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता और फिर इसी बात को लेकर के विजय और पदम के बीच में नोकझोंक शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही झगड़े झगड़ा दोनों में शुरू होता है वैसा ही कदम इस प्रकार से पदम गुस्से में आता है कि वहीं पे विजय की गला दबाकर हत्या कर देता है। विजय जैसे इस दुनिया को छोड़ करके जाता है उसके बाद से पदम सीधे उड़ीसा अपने घर पे पहुंच जाता है। अगले दिन जब रजनी के विजय से बातचीत नहीं हो पाती है, विजय का जब कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है तो आखिर रजनी जाकर नजदीकी थाने में उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। 4 सितंबर 2001 को जब उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है, 4 सितंबर को ही इधर विजय का डेड बॉडी पुलिस को मिल जाता है। जब उसका डेड बॉडी पुलिस को मिल जाता है तो पुलिस इस बारे में रजनी से पूछताछ करती है। तो पुलिस जब रजनी से पूछताछ करती है तो रजनी भी पदम का ही नाम बता देती है। पुलिस पदम के नाम पर नामदर्ज मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर पदम की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस पदम के तलाश करते हुए उड़ीसा उसके घर तक पहुंच जाती है। जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो उसके घर पे पदम के पिता से मुलाकात होती है। पुलिस जब पदम के पिता से पूछताछ करती है तो पदम के पिता कहते हैं कि पदम एक रात के लिए यहाँ पे आया तो था लेकिन अगली सुबह न जाने वो कहाँ चला गया। दरअसल पदम वहां से अब अपने आप को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुंजकुटी आश्रम में चला जाता है और वहीं पर साधु के भेष में रहना शुरू कर देता है। इधर पुलिस पदम की हर जगह पे तलाश करती है पर पुलिस को जब पदम कहीं भी नहीं मिलता है, आखिरकार इस केस की फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतते जाता है और जैसे ही साल 2023 आता है, सूरत शहर में पुलिस कमिश्नर विनोद कुमार तोमर जितने भी पुरानी फाइलें बंद पड़ी हुई थी उन सबको खोलते हैं, जिसमें पदम की भी फाइलें खुल जाती है। पदम की फाइल को एएसआई सहदेव के हवाले करते हैं। सहदेव अपने टीम के साथ पदम की तलाश करना शुरू करते हैं। वो सहदेव जब तलाश करना शुरू करते हैं तो उड़ीसा आते हैं और उड़ीसा में कैसे भी करके पदम के पिता का मोबाइल नंबर हासिल कर लेते हैं। पदम के पिता का मोबाइल नंबर जैसे ही उनको मिल जाता है उनके डिटेल्स निकालते हैं और उसी डिटेल्स में आखिरकार पदम का भी मोबाइल नंबर मिल जाता है। जैसे ही पदम का मोबाइल नंबर मिल जाता है पुलिस उसके मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करती है। तब पता चलता है कि पदम का लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास दिखाई देता है। उसके मोबाइल के लोकेशन के ही हिसाब से आखिरकार पुलिस साधु के भेष में कुंजकुटी आश्रम में पहुंच जाती है और जैसे ही 3-4 दिन का समय गुजरता है पुलिस तलाशते तलाशते आखिरकार पदम के पास पहुंच ही जाती है। और वाकई में दोस्तों पूरी कहानी पदम बताता है पुलिस को। पहले जिला अदालत में पुलिस पेश करता है पदम को, उसके बाद वहां से जेल भेज देती है। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपका कोई दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान नहीं करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, सचेत रहे, खुद का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।